कश्मीर विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान, मालवीय मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हरिशंकर सिंह जी, मंच पर उपस्थित मालवीय मिशन के संरक्षक आदरणीय प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, आदरणीय के.एन. राय साहब, कार्यक्रम के संचालक गोविंद जी, सभागार में उपस्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय कश्मीर के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर ए. रविंद्रनाथ, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, NIT श्रीनगर के निदेशक, रेरा के चेयरमैन श्री सतीश चंद्रा जी, मालवीय मिशन के सभी पदाधिकारीगण, मालवीय मिशन परिवार के सभी महानुभाव, प्रशासन के हमारे सहयोगी, कश्मीर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के संपूर्ण वाङ्मय के एडिशन के शुभारंभ की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष रूप से महामना मालवीय मिशन के सभी महानुभावों का कश्मीर में हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने भगीरथ प्रयास किया है और आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए महामना के अमृत विचारों को संरक्षित करने का भी काम किया है। आज के दौर में डिजिटल कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी स्वाभाविक रूप से बढ़ी है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आज जो प्रयास आप सबने किया है वो निश्चित रूप से पूज्य महामना के विचार को देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में ज़्यादा मददगार साबित होगा। ये सच है कि कुछ लोग इतिहास के मोड़ पर इसलिए नहीं पहुंचते कि अस्तित्व उन्हें आमंत्रित करता है, बल्कि वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि आवाम को उनकी आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि महामना ऐसे ही विरले व्यक्तियों में से एक थे। महामना को आसान रास्ते विरासत में नहीं प्राप्त हुए थे। उन्होंने एक एक ईंट जोड़ करके, कठिन राहों पर चलकर, एक एक निर्णय लेकर और त्याग करके भारतवर्ष के भविष्य के लिए नए रास्तों का निर्माण किया था। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर मालवीय मिशन ने विकसित भारत और जम्मू कश्मीर महामना के दृष्टिकोण की प्रासंगिकता विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई विषयों पर प्रकाश डाला है। समय की मर्यादा का मैं ध्यान रखते हुए मैं अपने को सीमित करूंगा। एक बात मैं जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं कि शिक्षा, स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक विकास, संस्कृति जैसे विषयों पर जब दूसरे लोग बहस करते थे कि क्या किया जा सकता है, मुझे लगता है तब तक महामना उसे करने की दिशा में उनसे बहुत आगे बढ़ चुके होते थे। बताया गया कि 1916 में एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, 1919 में आज जो IIT BHU है, पूर्व में बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना, गंगा महासभा की स्थापना, अनेक ऐसे नाम गिनाएंगे तो समय लगेगा। 1918 के इंडस्ट्रियल कमीशन में क्रांतिकारी अनुशंसा जैसे अनगणित योगदान और चौरी चौरा कांड में जिन लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया था, उनका मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लड़ करके अनेक लोगों का जीवन बचाना
ये जो उनके अनगिनत योगदान हैं, मुझे लगता है कि महामना जी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने का काम उसी समय शायद कर दिया था। 1904 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बनाते हुए उन्होंने लिखा है कि विश्वविद्यालय के माध्यम से राष्ट्र को शक्तिशाली और समृद्धशाली बनाने के लिए यहाँ इंजीनियर तैयार किए जाएंगे, मशीनों को बनाने तथा प्रयोग करने की शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ओरिएंटल लर्निंग एंड थियोलॉजी, इन सभी चीज़ों की ट्रेनिंग के साथ साथ अध्यात्म, आयुर्वेद, वेदांग, इतिहास, संस्कृति, एग्रीकल्चर साइंस की शिक्षा देश के युवाओं को दी जाएगी। यदि हम आज कल्पना करें कि 122 साल बाद जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा आज हम उनके विचारों को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिसने भी उस विश्वविद्यालय में पढ़ा होगा उसे गर्व महसूस होता होगा। हमारे जैसे अनेक लोग हैं जो उसी विश्वविद्यालय से शिक्षा अर्जित किए, और वो विश्वविद्यालय कुछ बड़े धनाढ्य लोगों के सहयोग से नहीं बना केवल। ये बात मुझे लगता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, गरीब, उस इलाके के गरीब लोगों ने रुपए 2 रुपए भी उस विश्वविद्यालय के निर्माण में अपना योगदान दिया था उस जमाने में, और एक रुपया इकट्ठा करके उन रुपयों से भारत की भाग्य की रेखाओं को बदलने में महामना को सहायता मिली थी। वो साहसी थे, अडिग थे, दृढ़ संकल्प के धनी थे। संस्कृति, संस्कार और साइंस, ये तीनों के संगम के द्वारा भारत को नए सपने उन्होंने दिए और उन सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य और संसाधन भी प्रदान किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तीनों धाराओं के सामंजस्य पर विशेष बल दिया गया है। मेरा विश्वास है कि संस्कृति, संस्कार और आधुनिक विज्ञान का यही समन्वय विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत या विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर सकता है। इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षा और कौशल से ही राष्ट्र मजबूत होगा, ये एक दूरदृष्टा के नाते महामना मालवीय जी ने उस समय महसूस किया था। मालवीय जी के सपनों को पूरा करने का प्रयास आज भारत सरकार और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। 5 जून को वित्तीय वर्ष 25-26 के जो आंकड़े जीडीपी के आए हैं, जिसके मुताबिक ये आकलन किया गया है कि हमारे देश की विकास दर 7.7% है। यानी जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है, तब भी भारत नई गति और नए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। यहाँ उपस्थित आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि पराधीन भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नींव किसी दूसरे ने नहीं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने ही रखी थी। 1916 में जब थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में इंडिया इंडस्ट्रियल कमीशन का गठन किया गया, तब उसके एक सदस्य के रूप में महामना मालवीय जी ने 55 पेज का एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने न केवल अंग्रेजों के षड्यंत्र को उजागर किया, बल्कि भारत की इंडस्ट्री को पुनः उसके गौरवशाली स्वरूप में पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेविगेशन, मैरीन इंजीनियरिंग, कमर्शियल ट्रेनिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, एजुकेशन, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने विशेष बल दिया था ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके, विकसित बन सके। जम्मू कश्मीर में मैं 2020 7 अगस्त को आया था। पूरा देश कोविड के पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा था।
एक छोटा प्रयास था, लेकिन उसका लाभ मिला यहाँ के व्यवसाय को, यहाँ के बिजनेस को। एक स्टिमुलस पैकेज यहाँ की इंडस्ट्री को और यहाँ के बिजनेस को बिना किसी भेदभाव के सबको दिया गया। सामान्य रूप से आज़ादी के बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में बहुत कम आया था। अगर आंकड़ों की मैं बात करूं तो 2021 तक कुल 14,000 करोड़ का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आ सका था। 2021 में भारत सरकार के सहयोग से एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई, और मैं जोर देकर के ये बात कह रहा हूँ कि देश के किसी भी राज्य में इस तरह का इंसेंटिव इंडस्ट्री को नहीं था जो जम्मू कश्मीर में था। और ये पहली ऐसी पॉलिसी थी जो बनी तो 10 साल के लिए थी, लेकिन 28,200 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव भारत सरकार ने घोषित किया वो 3 साल में ही खत्म हो गया। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्षों में 3 ही वर्ष में कहूँ 22, 23, 24, 25 की शुरुआती, क्योंकि उसके बाद तो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव हो गए, पहली बार 500 करोड़ और 1000 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद पहली बार आए। लाखों छोटे बड़े उद्योग धंधे शुरू हुए हैं। बड़ी मात्रा में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, पैक्स का गठन हुआ है। रजिस्टर्ड 4300 स्टार्टअप्स आज कश्मीर में हैं, उसका 1/3 उनका नेतृत्व हमारी बच्चियां, हमारी बहनें कर रही हैं। KVIC की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट स्थापित एक योजना है भारत सरकार की, PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की 1% है, और 3 साल लगातार PMEGP में जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 रहा है। बाकी जितने राज्यों का आप नाम लें उसके पीछे ही थे। शिक्षा क्षेत्र की बात अभी वाइस चांसलर साहिबा ने किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में यहाँ के विश्वविद्यालयों ने जो भूमिका निभाई है वो पूरे देश के सामने एक रोल मॉडल बना है, और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के सभी शिक्षकों को और कुलपतियों को, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के बाद ही इसे इनोवेटिव ढंग से कैसे लागू किया जाए इस पर काम करना शुरू किया। डिज़ाइन योर ओन डिग्री जो आज जम्मू कश्मीर के सभी अधिकांश विश्वविद्यालयों में चल रही है। संसद की जो स्थायी समिति है शिक्षा की, उसकी संस्तुति है UGC को कि डिज़ाइन योर डिग्री का कार्यक्रम देश के सभी विश्वविद्यालयों में चलाया जाना चाहिए। आज यहाँ के इंस्टीट्यूशंस की वाइस चांसलर महोदया ने बताया है, स्टार्टअप्स की, इंक्यूबेशंस की, एम्प्लॉयबिलिटी की दिशा में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि महामना मदन मोहन मालवीय का सपना युवा और महिला सशक्तिकरण का था, जिसे जम्मू कश्मीर उस सपने को पूरा करने में कुछ कदम बढ़ा रहा है। महिलाओं के नेतृत्व में विकास, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं। जम्मू कश्मीर में वैसे महिलाएं प्राचीन काल से ही बड़ी एम्पावर्ड रही हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से यहाँ की बच्चियों ने, यहाँ की बहनों ने जम्मू कश्मीर के अर्थतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। अनेक कार्यक्रम पिछले दिनों में हुए हैं, मैं उसमें ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता पर विशेष बल दिया गया है। और मुझे लगता है कि अगर महामना होते तो ये देखकर जरूर प्रसन्न होते कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन के पश्चात
जम्मू कश्मीर एकता और समरसता की नई मिसाल बनता जा रहा है। 3 दशक बाद, 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस पहली बार जम्मू कश्मीर ने देखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर अपने त्यौहार मना रहे हैं। और एक सूचना के तौर पर आपको जानकारी दे रहा हूँ, हम सब ने अभी वंदे मातरम गाया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत का संस्कृति मंत्रालय देश भर में मना रहा है। 3 चरण उसके पूरे हो गए, चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। आप में से शायद कम लोगों को ये मालूम होगा कि तीनों चरण में वंदे मातरम के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर ही देश में प्रथम स्थान पर है। जब फर्स्ट फेज हुआ तो भी जम्मू कश्मीर प्रथम था और हमारा राज्य जहां का मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर था। देश के टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 7 जिले जम्मू कश्मीर के प्रथम चरण में थे। जब दूसरा राउंड चला तो भी जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा, मध्य प्रदेश नंबर 2 रहा। पहली बार हमारा किश्तवाड़ नंबर 1 पर था, दूसरी बार पुंछ हो गया डिस्ट्रिक्ट के नाते, और तीसरी बार तीसरे चरण में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और राजस्थान नंबर 3 है। और मैं आपके बीच ये बात कह रहा हूं कि चौथे चरण में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 रहेगा। कुछ बातें यहाँ जो नौजवान हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूँगा। नॉलेज और स्किल्स, इसमें कैसे बेहतर मास्टरी हासिल की जाए, यह आज समय की आवश्यकता है, चुनौती भी है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों की संस्कृति का निर्माण करना, ये आज देश के लिए बड़ा आवश्यक है। एंटरप्रेन्योरियल दृष्टिकोण के साथ सोचा जाए और काम किया जाए। सामाजिक उत्तरदायित्वों में सक्रिय भागीदारी निभाना और आवाम के जिस वर्ग में भी विभाजन मौजूद हो उन्हें कैसे पाटा जाए। मुझे लगता है आज देश के सामने मालवीय जी अगर होते तो इन समस्याओं को जरूर रखते और इनका समाधान भी देते। और मैं मानता हूं कि समावेशी और तीव्र विकास के लिए ये एकता बड़ी जरूरी है, क्योंकि इससे संसाधन मजबूत होते हैं, एक साझा मकसद की भावना पैदा होती है। जब समाज के विभिन्न वर्ग और बिजनेस एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर लेते हैं और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा लेते हैं। भावना के सर्वधर्म समभाव और मानवीयता के संबंध में अकबर इलाहाबादी ने 2 पंक्तियां लिखी, उसको मैं उद्धृत करना चाहूँगा। अकबर इलाहाबादी ने लिखा कि मालवीय जी सबसे बेहतर हैं मेरे दानिश्त में, माने यानी मंदिर में हैं और अपनी गौ माता के साथ हैं। ये अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कभी ये बात लिखी थी। मैं मालवीय मिशन के सभी पदाधिकारियों का फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ। अनेक अवसरों पर मैं ये बात कहता हूँ, हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने या वहाँ रहने से ही अच्छाई आई है। जो दोष और दुर्गुण हैं वो तो हम लोगों के व्यक्तिगत हैं। तो ये मालवीय जी की कृपा रही है हम लोगों पर कि हम लोगों को वहाँ पढ़ने का सौभाग्य मिला। कश्मीर विश्वविद्यालय का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, केएन राय साहब बता रहे तो मैं 2 मिनट बता ही दूँ क्या। इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ गॉडेस सामान्य रूप से देवी का संग्रहालय देश और दुनिया में कहीं है नहीं। एक सामान्य आदमी देवी को 3 रूपों में देखता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। नवरात्र के दिनों में देवी के 9 रूप की पूजा हम सब करते हैं, हम सब जानते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, 9 नाम आप सब जानते हैं, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं। तो एक तो माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति, प्रादुर्भाव, और जम्मू कश्मीर में जो देवी के प्रमुख स्थान हैं, चाहे वो खीर भवानी हो, चाहे सारिका देवी हो, या बावे वाली माता हो, या सुकराला माता हो,
इस पर भी काम हो रहा है। उसके साथ साथ 51 सिद्धपीठ, जिसमें कुछ बांग्लादेश में है, कोई भूटान में है, तो शोधकर्ताओं की एक समिति उस पर काम करने के लिए निकल रही है। कई जगह विदेश में जाना है तो परमिशन भी लेनी है। आशा ये है कि एक ऐसा संग्रहालय बने जहाँ देश दुनिया के लोग आवें। तो राय साहब ने बताया कि वो केवल संग्रहालय न हो, इट मस्ट बी ए प्लेस ऑफ हैपनिंग, जहाँ शोध भी हो, लोग समझ सकें। 1-1.5 साल में वो बनने वाली चीज़ नहीं है। हाल के दिनों में देश में जो संग्रहालय बने हैं, जिन लोगों की रुचि संग्रहालय में होगी शायद वो जानते होंगे, पटना में जो संग्रहालय बना है अभी पिछले 25-30 वर्षों में सबसे अच्छा संग्रहालय बना है। जिन लोगों ने कभी देखा होगा तो वहाँ एक गंगा अवतरण का दृश्य आता है। उपस्थित होने पर यही दिखाई पड़ता है कि सही में भगीरथ की जटा से गंगा जी अवतरित हो रही हैं। अंजनी कुमार सिंह एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, बाद में वहाँ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे। सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका है उस संग्रहालय को मूर्त रूप देने में। उनसे मैंने अनुरोध किया था कि संग्रहालय में भी आपकी भूमिका हम चाहते हैं, और उन्होंने सहर्ष इस संग्रहालय के एडवाइज़र के रूप में काम करने की अपनी स्वीकार्यता प्रदान की है, और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी उसे अप्रूव कर दिया है। श्राइन बोर्ड के कई अधिकारी गए थे पटना, देख करके आए, उनके साथ रह करके आए हैं। श्री अंजनी कुमार सिंह जी यहाँ आने वाले हैं अपनी टीम के साथ। कितना समय लगेगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश की जा रही है कि ये बन के तैयार हो। मैं फिर से आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ यहाँ आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मालवीय।